फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर्स का था, दो स्टेटमेंट थी। अच्छा। उसका आई एम स्टिल डाउटफुल कि मुझे अभी भी लगता है कि एनटीए ने उसका गलत आंसर दिया। अच्छा। क्योंकि वो एग्जैक्ट पीवाईक्यू था और जो उन्होंने आंसर दिया था मैंने वही मार्क किया था, बट एनटीए ने फिर कुछ और ही आंसर दे दिया। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो, मतलब यू आर जस्ट सीइंग द योर ऑर्गन्स बाय योरसेल्फ। राइट। तो मतलब एक्चुअल में आप सब कुछ कर पा रहे हो तो उससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अब लोग बोलते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हम क्लास में रील्स देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स देख रहे हैं दोस्त ना, से बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो और पेरेंट्स तो वैसे भी हमेशा ही सपोर्टिव थे। जब भी मेरे कम नंबर आते थे तो दे यूज्ड टू कंसोल मी, तो ये तो था ही। बाकी ऐसे रिलेटिव्स का कोई प्रेशर तो नहीं है। अगर आपके लिए आ रहा है तो यार उनको सुनी क्यों रहे हो, अपने कान बंद कर लो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपने रिजल्ट लाके उनका मुंह बंद करो। डिस्ट्रैक्शन यार तुमको कैसे आ सकती है यार। मैं जब पढ़ता था और मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता था तो मतलब मुझे खुद से ऐसे एंग्जाइटी लग जाती थी कि मैंने कैसे टाइम वेस्ट कर दिया। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है यार नेक्स्ट एपिसोड ऑफ विनर्स टॉक में। आज हमारे साथ प्रज्ञान है, उस कॉलेज से हैं बेटा जिसका आप लोगों को ड्रीम रहता है। उसी कॉलेज के लिए बेटा आप लोग मेहनत करते हो। एम्स दिल्ली से में पढ़ रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में है। ये पूरी यार अपनी जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी, लास्ट टाइम पे इनकी क्या प्रॉब्लम्स आई। तो देखो जो प्रॉब्लम्स रहती हैं वो कॉमन ही रहती हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रज्ञान के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग सा सेशन रहेगा और कैजुअल टॉक रहेंगे, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो हाय प्रज्ञान, क्या हाल है यार? हाय सर, आई एम गुड। कैसी चल रही है यार, कैसा है? सबसे पहले यार मेरा यही सवाल रहेगा, है ना, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, है ना। ये बताओ यार, एम्स दिल्ली कैसा है? कैसा फील होता है कि यार वो जो क्रैक करना था वो क्रैक कर लिया है हमने? कैसा लगता है आप लोगों को? सर मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है बिल्कुल उस पर खड़ा उतरा है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली की लाइफ बहुत बड़ी है, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। मतलब यू हैव मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल, जिससे मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। देन अगेन एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा है। वी हैव लाइक, जैसे आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में एनाटमी होता है, तो एनाटमी में डायसेक्शन हॉल भी होता है। उसमें एक कैडेवर पे देयर आर जस्ट 5-6 स्टूडेंट्स, जबकि कंपेयर टू बाकी कॉलेजेस में एक कैडेवर पे 50-60 लोग होते हैं। अच्छा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और बाकी जैसे माइक्रोस्कोप भी यूज़ होता है माइक्रो एनाटमी में, तो उसमें देयर इज़ 1 माइक्रोस्कोप पर पर्सन। तो एकेडमिक्स भी काफ़ी अच्छा है और मतलब फन एक्टिविटीज़ भी बहुत होती रहती हैं। फेस्ट भी काफ़ी सारे होते हैं। अगर आपको पता होगा कि जो पल्स है, पल्स इज साउथ एशियाज लार्जेस्ट मेडिकल फेस्ट, तो वो भी होता है। तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है। तो डेफिनेटली आप अगर अभी अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एम्स दिल्ली में आओ, बहुत इंजॉय करेंगे। तो यार कितने नंबर आए थे आपके? आई गॉट 17 मार्क्स। एक बार इंडिविजुअल स्कोर बता दो सब्जेक्ट वाइज। आई गॉट फुल मार्क्स इन बायो एंड एक मार्क्स मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एक क्वेश्चन रह गया है। कौन सा क्वेश्चन रह गया यार, वो भी कर लेते हैं। वो केमिस्ट्री में एक सिली मिस्टेक हो गई थी और फिजिक्स में एक क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर्स का था, दो स्टेटमेंट थी। अच्छा। उसका आई एम स्टिल डाउटफुल कि मुझे अभी भी लगता है कि एनटीए ने उसका गलत आंसर दिया। अच्छा। क्योंकि वो एग्जैक्ट पीवाईक्यू था। एक ईएम सेट पेपर होता है, उसका पीवाईक्यू था एग्जैक्ट, और जो उन्होंने आंसर दिया था मैंने वही मार्क किया था, बट एनटीए ने फिर कुछ और ही आंसर दे दिया। तो ये कोई बात नहीं, एएम सेट पे पहुंच ही गए, जो जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है। तो यार जैसे कि यार आपने बोला कि डायसेक्शन हॉल की बात करिए ना, थोड़ा सा पहले बेटा एम्स दिल्ली को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जो आपकी प्रिपरेशन फेज है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यार जैसे डायसेक्शन हॉल में बहुत सारी ऐसे स्टोरीज बताते हैं जब पहली बार बॉडी सामने आती है। तो यार ऐसी कोई स्टोरी बताओ यार, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? मतलब मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हम मूवीज में बहुत देखते हैं, वेब सीरीज में कि लोग बेहोश हो जा रहे हैं कैडेवर देख के। कुछ लोग होता है मतलब कि कुछ के साथ, मतलब हमारे बैच में तो किसी के साथ नहीं होता, ना मेरे साथ हुआ। बट मतलब इनिशियल जो आप देखते हो कैडेवर को, मतलब थोड़ा सा ऐसे ग्रॉस सी फीलिंग आती है, अजीब सी। लेकिन धीरे धीरे यू गेट हैबिचुएटेड टू डायसेक्टिंग। आप खुद उसको डायसेक्ट कर रहे हो तो स्कैल्पेल लेके, मतलब वो काफी यू आर लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है वो। मतलब यू आर जस्ट सीइंग द योर ऑर्गन्स बाय योरसेल्फ। तो मतलब एक्चुअल में आप सब कुछ कर पा रहे हो तो उससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, यही एक्सपीरियंस है ना। और यही जो एक्सपीरियंस अभी आप ले रहे हो, जब आप फाइनली डॉक्टर बन जाओगे, एमडी के लिए जाओगे, तो वो बहुत बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, राइट। अच्छा यार, पल्स के बारे में बताओ, है ना, बच्चे दीवाने हैं पल्स के। कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कैसी कमिटीज़ होती है? क्योंकि हमें पता है वो है ना, इतना बड़ा फेस्ट है, इतना बड़ा उसका बजट होता है। तो सबसे पहले तो यार कौन कौन सेलिब्रिटीज़ आते हैं? तो जैसे जो पिछले साल पल्स हुआ था, उसमें तो आयुष्मान खुराना आया था और सुनिधि चौहान। सुन लो लड़कियों, आयुष्मान खुराना आ रहे हैं, और लड़कों के लिए भी सुन लो सुनिधि चौहान। और जो डीएचएच के फैंस हैं उनके लिए रफ्तार भी आया था। अच्छा, रैप भी चल रहा है। आप एकदम बढ़िया, मस्त होता है। और उससे पहले जो हुआ था पल्स 2021 में, उसमें आया था हनी सिंह आया था,
यो हाँ यो हनी सिंह एंड अरमान एंड अमाल मलिक आए थे और सनम बैंड आया था, वो भी काफी मतलब सनम बैंड यस यूट्यूब पे बहुत फेमस है यस। काफी मजा आया था, मतलब पल्स में मतलब बहुत कुछ हो रहा होता है एक ही टाइम पे। देयर आर सोकल्ड की इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिम खाना के इवेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत सारे मैच हो रहे होते हैं एक ही दिन में, बास्केटबॉल मैचेस, फुटबॉल मैचेस, ऐसे सोकल्ड के इवेंट हो रहे होते हैं जैसे स्किट हो गया, माइम वगैरह। तो मतलब ओवरऑल आप जैसे पल्स में आ रहे हो तो आप मतलब हर जगह इतना सब कुछ हो रहा होगा कि आप सब कुछ देख नहीं पाओगे साथ में, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने एम्स दिल्ली के जो पर्क्स हैं है ना वहाँ जाने की उसकी बात कर ली। अब यार ये पर्क्स जो आते हैं वो ऑब्वियसली मेहनत के साथ आते हैं। आपने भी बहुत मेहनत करी तब जाके आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सके, है ना। तो यार इस वीडियो का यही पर्पस है कि जो बच्चा देख रहा है वो मोटिवेट होए मेहनत करने के लिए। वो जो उसने सपना लिया है, सपना हर किसी बच्चे का एम्स दिल्ली है। कोई बच्चा दूसरा कॉलेज नहीं सोचता है, जब डॉक्टर बनने की सोचता है तो सबसे पहला टारगेट उसका एम्स दिल्ली ही रहता है, राइट। तो उस तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यार आपने बताया कि यार बायो 360 ऑन 360 करे आपने, है ना। कैसे, क्या लास्ट 75 डेज में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चे की बायो पढ़ने की ताकि पूरे नंबर आ जाए। तो अगेन लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने कोचिंग के क्लास भी अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। आपने उसके क्लास नोट भी बना रखे हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ होती है बायो में, तो उनके लिए यू नीड द अंडरस्टैंडिंग। तो उसके लिए यू कैन मतलब यू हैव टू डू योर कोचिंग जो क्लासेस आपको अटेंड करनी है, या फिर वन शॉट वीडियो लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया क्लास तो वो देख सकते हो। तो उसके बाद एनसीईआरटी अगेन इट इज़ द बाइबल। एनसीईआरटी जितनी बार हो सकती है आप उतनी बार उसको पढ़ो। जैसे मैंने भी एटलीस्ट 10 टाइम्स तो पढ़ी थी हर चैप्टर के लिए, और अगर कुछ चैप्टर मेरे वीक थे या जिसमें याद करने का बहुत था, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वो मैंने इससे ज़्यादा बार भी पढ़ा हुआ है। तो बायो तो डेफिनेटली आपको पढ़नी ही पड़ेगी। एंड बायो एनसीईआरटी पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप उसको A to Z पढ़ोगे, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होगे यू विल हाईलाइट द लाइन्स जो आपको याद करने में मुश्किल है, या फिर जो आपको लगता है कि एक तो याद करने मुश्किल है, या फिर जो आप लाइन भूल रहे हो उनको आप हाईलाइट कर लोगे। लेकिन आपको ऐसी लाइंस हाईलाइट नहीं करनी है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी है, तो उसको वापस याद करने का क्या फायदा, आपको आती है चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मेनली आपको यही लाइन्स हाईलाइट करनी है जो आप भूल जाते हो। तो ठीक है, चलो, है ना। बायो का ये बेसिकली एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है और अच्छी तरीके से उसे करना है, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए लास्ट 60-65? देखो यार हम लोग तो बताते रहते हैं, टीचर्स तो बताते ही रहते हैं कि बायो ऐसे पढ़ो, फिजिक्स ऐसे पढ़ो, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ो, लेकिन अब बच्चे एक ऐसे मेंटोर से भी सुनना चाहते हैं जिसने यार ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर लिया है, जो ऑलरेडी उस ड्रीम कॉलेज में है। तो यार फिजिक्स और केमिस्ट्री लास्ट 75 डेज में एग्जैक्टली कैसे पढ़नी चाहिए? तो केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, उसमें आपको एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी बाइबल है, यस। एंड अगर आप उसमें शॉर्ट नोट्स बना पाओ, जैसे कि ऑर्डर्स आप लिख लो, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इन सब के ऑर्डर्स लिख लो ताकि आप उनको क्विकली रिवाइज कर पाओ, बार-बार पढ़ सको, यस। तो इनऑर्गेनिक उसके लिए आप ये कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक के लिए आई वोंट सजेस्ट कि आप कोई सेपरेट बुक यूज करो, अपने कोचिंग पैकेजेस यूज करो और एनसीईआरटी बार-बार रिवाइज करो, राइट। और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज अगर आपको टाइम मिल रहा है तो वो तो डेफिनेटली करनी चाहिए आपको, ठीक है। देन अगेन एग्जाम्पलर भी एक बुक होती है एनसीईआरटी की, वो भी अगर आपको टाइम मिल रहा है, अभी तो जैसे कम टाइम बचा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप 11th में हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम्पलर को साथ साथ करते रहो इनऑर्गेनिक के लिए भी। तो ये तो इनऑर्गेनिक का हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में यार बेसिक थिंग है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिल्कुल। तो अगेन उसके लिए आपको अपने कोचिंग के क्लास अच्छे से अटेंड करना है, आपको ध्यान से सुनना है आपका टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको, और आपको नोट्स भी बनाते रहना है, राइट। अब लोग बोलते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हम क्लास में रील्स देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स देख रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर आप नोट्स बनाओगे, आप जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो लिखोगे, तो आप मतलब खुद ब खुद आप उस पर ही ध्यान रहेगा आपका, आप ना किसी और से बात करोगे, ना रील कुछ नहीं देखोगे। तो डेफिनेटली आपको नोट्स खुद के बनाने हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने नोट्स बनाए, मैं अपने डाल भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो अच्छी बात है, आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो, बट जो आपने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उनको आप असली नोट्स, हाँ, उनको आराम से पढ़ पाओगे, अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे। तो नोट्स आपको खुद के बनाने हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक के लिए। तो कंसेप्ट सभी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक, क्योंकि अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, तो उसकी जितने आप एग्जांपल देखोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका दिमाग उतना खुलेगा एंड आप उतना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक के लिए हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगेन इसके लिए अगर आपको एक सेपरेट बुक करनी है, पहले तो आप अपने कोचिंग पैकेज से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपको करनी है तो मैंने MS Swan करी थी, तो आप वो देख सकते हो। मैंने JEE वाली करी थी, लेकिन आप नीट वाली भी देख सकते हो, बिल्कुल, yes। तो MS Swan हो गया। ये ऑर्गेनिक के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो फिजिकल इज जस्ट लाइक फिजिक्स, उसमें भी लेकिन आपको इनिशियली कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो अगेन उसके लिए आपको क्लास अटेंड करनी है अच्छे से, या फिर वन शॉट लेक्चर, जो भी। अगेन नोट्स बनाने हैं,
देन फिजिकल में कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लोग बोलते हैं कि फिजिकल में जस्ट फॉर्मूला रट के चले जाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उससे हो जाएगा, लेकिन जो कुछ चैप्टर है जो उसमें एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। हाँ, वहाँ पे भी एग्जांपल्स होते हैं इतने सारे, सॉल्यूशंस भी अगर जब पढ़ाते हैं तो उसमें छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, आइसोटोनिक का कौन सा है ना, पॉजिटिव डिवीजन, नेगेटिव डिवीजन, तो ये एनसीईआरटी बिल्कुल उठ के आते हैं। यस, तो आपको एनसीईआरटी उन चैप्टर्स के लिए तो एटलीस्ट पढ़नी ही है, एटलीस्ट एक दो बार तो पढ़ ही लो उनके लिए। बाकियों के लिए आप एक बार तो पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी तो हर चैप्टर के लिए आप एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, कोई चैप्टर छोड़ो मत एनसीईआरटी का। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन चैप्टर्स को कर लो जिसमें थ्योरेटिकल ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लो। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही मैंने कोचिंग पैकेज आप पहले करो, अगर इसलिए आपके पास टाइम है तो आप एनावस्थी कर सकते हो। अगेन मैंने जेई वाली करी थी, लेकिन आप नीट वाली देख सकते हो। तो ये फिजिकल के लिए हो गया। एंड फिजिक्स के लिए क्या फॉलो करा? हाँ, फिजिक्स जो सब सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सबको टफ लगता है, तो उसके लिए पहले तो यार कि पहले इस डर को अपने दिमाग निकालो यार, दिल से बाहर निकालो। जब तक आप डरते रहोगे तो आप अपने हाथ पैर मारोगे ही नहीं। एंड इनफैक्ट फिजिक्स यार इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो यू विल फॉल इन लव विद इट और आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। राइट, आपको बस इनिशियली उस पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एंड में जब नीट आपके पास आएगा तो लास्ट के 1-2 महीने में आप उस फिजिक्स को बिल्कुल पढ़ ही रहोगे और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो आप उसको ना रिवाइज करोगे, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। एंड दैट इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर द नीट। फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड नीट से पहले। तो इनिशियली अगर अगेन आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको अपनी क्लास में ध्यान से सुनना है, आपका जो भी टीचर पढ़ा रहा है, या फिर वन शॉट लेक्चर अगर आपका क्लास मिस हो गया। देन अगेन नोट्स बनाने हैं। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो अगेन आपको कोचिंग पैकेज से करनी है। अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट है थ्योरेटिकल जो आपको समझ नहीं आया, आपकी टीचर ने आपको जिस तरीके से पढ़ाया वो अच्छा नहीं लगा या आपको समझ नहीं आया, तो उसके लिए आप एचसी वर्मा देख सकते हो। एचसी वर्मा में थ्योरी काफी अच्छे से दे रखी है, तो थ्योरी के लिए जस्ट दैट थिंग आप थ्योरी के लिए वो पढ़ सकते हो एचसी वर्मा से। ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाओ एचसीवी से, उतना टाइम नहीं होता है। तो सिर्फ जो आपका डाउट है उस कंसेप्ट को आप एचसी वर्मा से देख सकते हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं पीछे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो काफी लेंथी होते हैं, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो बोलूँगा। बाकी अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो फिजिक्स की है, अगेन केमिस्ट्री के लिए भी आप कर सकते हो, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड बायो के लिए भी एग्जाम्पलर तो आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। फिजिक्स में जो एग्जाम्पलर है उसमें काफी हाई लेवल के क्वेश्चन है, बट जो एमसीक्यू है वो तो आप एटलीस्ट कर लो। अगेन उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो अगेन लेंथी होते हैं बहुत। राइट, तो फिजिक्स के लिए हो गया। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अगेन मैंने बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स भी करी थी, तो आप वो भी देख सकते हो। दैट इज अ गुड बुक। ठीक है, तो यार अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं अपन मॉक टेस्ट का, है ना। लास्ट टाइम बचा है लगभग 60 डेज 75 डेज इतने हैं हमारे पास। तो यार कैसे बच्चा मॉक टेस्ट दे, है ना। सबसे कुछ सवाल मैं पूछता हूँ। जैसे सबसे पहले तो यार कितने मॉक टेस्ट दें, ये एक सवाल आता है, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, है ना। और जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है ना। जैसे सपोज करो उसके 500 नंबर आए, है ना, और नेक्स्ट टेस्ट में उसके एकदम से 400 आ गए। कभी मान लो उसने 600 भी छू लिया, फिर उसके वापस से 450 आ गए, तो मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो कैसे यार इस लास्ट टाइम पे बच्चा मोटिवेटेड भी रहे, है ना, और मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करते हुए चले। तो पहले तो कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं, तो आई वुड से कि मेन प्रायोरिटी है कि आपका सिलेबस कंप्लीट करो पहले। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट देने में कोई फायदा नहीं है। आप बस ऐसे ही मतलब अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको कुछ आता है नहीं और आप टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर फिर डेफिनेटली कम आएंगे और फिर आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ट्राई करो कि आप 15 मार्च से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर नहीं भी हो रहा है तो यू कैन एक्सटेंड 10-15 डेज आगे उसके। फिर उसके बाद 15 मार्च के बाद ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहो अपनी। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप वो भी छोड़ो, आप फिर अप्रैल से स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट देना। तब भी आप ऑल्टरनेट दे दो या फिर एवरीडे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अगर आपका एट दिस पॉइंट सिलेबस कंप्लीट है तो आप आज से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, या तो ऑल्टरनेट या फिर एवरीडे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे ना आपके लिए नीट उतना ही आसान लगेगा, क्योंकि इफ यू गिव सो मेनी मॉक टेस्ट देन नीट विल लुक लाइक अनदर मॉक टेस्ट, तो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो एक ये पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट था कि हाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं यार। जैसे नंबर गिरते हैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। हाँ, तो जैसे मेरे भी कई बार मतलब थोड़े कम नंबर आते थे, तो उसके लिए ये है कि यार पहले तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप ऐसा करते हो कि आप पेपर फेंक देते हो, भूल जाते हो और अगले पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है। वो फिर मॉक टेस्ट देना ही बेकार हो गया। तो इससे अच्छा आप देते ही ना उस मॉक टेस्ट को। तो आपको अपनी गलतियां तो एनालाइज करनी ही करनी है।
तो अगेन एनालाइज कैसे करनी है, या तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो यानी कि आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया, तो डेफिनेटली आप उस कंसेप्ट को, चैप्टर को अच्छे से जाके पढ़ो आप वापस। फिर नेक्स्ट होती है सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक के लिए यही है कि आपको जिससे तुम्हारे नंबर कट गए हैं। हाँ, केमिस्ट्री पता नहीं एंड में भी कर दी मैंने सिली मिस्टेक, उसका आज भी दुख होता है मुझे, वरना 180 होते हैं। नहीं तो और अच्छी रैंक आती है, कोई बात नहीं, लाइफ है, इट हैपेंस। हाँ, तो सिली मिस्टेक के लिए है कि एक मिस्टेक नोटबुक आप बना लो, अगर आपने अब तक नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, अब जो आप मॉक टेस्ट दोगे नेक्स्ट, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो मिस्टेक नोटबुक। तो आपकी जो भी गलती हो रही है, जैसे छोटी छोटी मिस्टेक भी हो कि आपने यूनिट कन्वर्ट नहीं करी, सेंटीमीटर टू मीटर नहीं किया, आपको छोटी छोटी मिस्टेक उस मिस्टेक नोटबुक में लिखनी है, और आपको लिखना है कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों गलत किया। और फिर जैसे जैसे आप हर मॉक टेस्ट के लिए लिखते जाओगे तो आपके पास एक यू विल हैव योर बंच ऑफ मिस्टेक्स। तो नीट से एक दिन पहले यू कैन रिवाइज ऑल योर मिस्टेक्स, और आपको मतलब एक सेटिस्फेक्शन से रहेगा कि कल नीट में मैं ये वाली मिस्टेक तो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही अपनी सारी मिस्टेक्स रिवाइज करी हैं। तो आपको मिस्टेक नोटबुक तो डेफिनेटली बनानी है इफ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ योर सिली मिस्टेक्स। तो कैसे एग्जैक्टली कैसे मिस्टेक नोट आपने कैसे बनाई मिस्टेक नोटबुक, क्या क्या उसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स डाली? क्योंकि बच्चे को लगता है कि यार ये भी ऐड कर देता हूँ, सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ, तो उसमें क्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। तो एग्जैक्टली कैसे मिस्टेक नोटबुक बनानी चाहिए? तो देखो, जो अगर आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि आपने टॉपिक पढ़ा नहीं, ठीक है, तो उसको तो डालने का फायदा नहीं है। उसका अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप उसको जाके पढ़ो, दैट वुड बी मच बेटर आइडिया। मेनली सिली मिस्टेक्स के लिए ये चीज, मिस्टेक नोटबुक वाली। जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपने मान लो क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट की गलती कर दी, ट्रू फॉल्स की गलती कर दी, तो ऐसी मिस्टेक्स आपको लिखनी है और आपको सर्कल करना है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करेक्ट वर्ड सर्कल करना है, इनकरेक्ट वर्ड को इनसर्कल करना है, और फिर आपको आराम आराम से अटेम्प्ट करना है। मतलब क्वेश्चन को रीड तो आप आराम से करो, लेकिन जो भी कैलकुलेशन है वो आप फास्टली करो, ताकि यू कैन कवर अप दैट टाइम, और ताकि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से फास्टली अटेम्प्ट कर पाओ। तो मेनली मिस्टेक नोटबुक में आपको अपनी सिली मिस्टेक्स पे ही फोकस करना है, उधर फोकस करना है। ठीक है। अब यार जैसे कि यार नीट का एग्ज़ाम है, 720 नंबर का है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर एक्यूरेसी पे ध्यान दूं या स्पीड पे ध्यान दूं, क्योंकि दो एस्पेक्ट है। अगर ये दोनों मास्टर हो जाते हैं जब, तो बच्चा सिलेक्शन की तरफ चल देता है और वो सिलेक्शन ले भी लेता है। तो पहले किस पे फोकस करना चाहिए, एक्यूरेसी पे करना चाहिए या स्पीड पे करना चाहिए? ठीक है, जब आप अपने इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में, जैसे 11th में, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। राइट। लेकिन जब आप एंड तक पहुंचोगे तो आपने अच्छे से सिलेबस अपना कर लिया होगा, और आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी काफी अच्छी हो गई होगी, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड। राइट। तो जैसे मैंने भी, जो 3 घंटे का एग्जाम होता है, जो इनिशियल मॉक टेस्ट थे वो भी मैं इतना फास्ट कर देता था कि माय फर्स्ट राउंड आई वाज एबल टू कंप्लीट इन 1.5 आवर्स। राइट। तो ऐसे ही अगर आप अपनी स्पीड पे फोकस करोगे, यू कैन कंप्लीट योर नीट एग्जाम एज वेल इन 1.5 आवर्स। अब तो वैसे भी उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, 3 या 20 मिनट कर दिया, तो आपके लिए डेफिनेटली अच्छा ही है। अच्छा ही है। तो आप अगर अपनी स्पीड इतनी फास्ट कर लोगे कि यू आर एबल टू कंप्लीट योर फर्स्ट राउंड, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार में देख पा रहे हो इन 1.5 आवर, तो दैट वुड बी रियली गुड। एंड जो आपके पास बाकी टाइम बचेगा 1.5 आवर, उसमें आप बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओगे। जैसे आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो पहले तो आप जो आपने क्वेश्चन अपने छोड़े हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहले आप उनको देखोगे और उनके आंसर सॉल्व करोगे, फिर आप अपने सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे। तो इससे ये होगा कि आपकी स्पीड इतनी फास्ट है कि आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मान लो आपने फर्स्ट राउंड में कोई गलती करी और आपने अपनी रिवीजन में गलती पकड़ ली, तो आपकी एक्यूरेसी तो इंप्रूव हो गई, क्योंकि आपकी स्पीड अच्छी थी। आपने स्पीड अपने फास्टली करके 1.5 आवर में कर लिया अपना फर्स्ट राउंड, तो आपकी स्पीड अच्छी होने के कारण आप सेकंड राउंड में जब रिवाइज किया आपने, तो आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद इंप्रूव हो गई। राइट। तो सबसे पहले एक्यूरेसी को एकदम मास्टर करो, उसके बाद अपन धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे, और स्पीड जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। मतलब कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यस। अच्छा, सोशल मीडिया चलाते थे प्रिपरेशन के टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं? कौन सा फ़ोन था? फोन तो मेरे पास था ही नहीं। हाँ, अच्छा। आई वाज इन द हॉस्टल, तो एक लैंडलाइन फोन था, उससे बस मैं घर पे बात कर पाता था। हाँ। तो बस यही था। लेकिन जैसे 11th में तो आई वाज इन द हॉस्टल, लेकिन 12th में मैं घर पे आ गया था, तो घर पे भी एक बेसिक सा ही फोन था, एंड दैट फोन आई यूज्ड टू आस्क डाउट्स टू माय टीचर्स या फिर फ्रेंड से पढ़ाई की बात करने के लिए। बस इतना ही था। नॉट ऑन इंस्टाग्राम, नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन एनी अदर, कुछ नहीं है ना ऐसा। यार ये सब सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं ना, तब जाके आप उस कॉलेज तक पहुंच पाते हो। राइट। अच्छा यार, ये बताओ कभी पेरेंटल प्रेशर आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आता है ना, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, पेरेंटल प्रेशर भी और सोसाइटल प्रेशर भी बोल सकते हैं, कि उनके रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि नहीं यार तेरे से तो नहीं हो पाएगा, क्यों मेहनत कर रही है, क्यों मेहनत कर रहा है, तेरे बस की नहीं है नीट। तो कभी इस तरीके का प्रेशर आया आप पे? नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं आया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से टॉपर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो लोग वैसे ही चुप रहते थे, रिलेटिव्स तो, और पेरेंट्स तो वैसे भी हमेशा ही सपोर्टिव थे। जब भी मेरे कम नंबर आते थे तो दे यूज्ड टू कंसोल मी।
तो ये तो था ही। बाकी ऐसे रिलेटिव्स का कोई प्रेशर तो नहीं है। अगर आपके लिए आ रहा है तो यार उनको सुनी क्यों रहे हो, अपने कान बंद कर लो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अपना रिजल्ट लाके उनका मुंह बंद करो। सिंपल। बिल्कुल। हाँ, तो ये पेरेंट्स यार हमेशा सपोर्टिव ही रहते हैं ना, बस उनको ये दिखना चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है उनकी, है ना। और डाउन फेजेस आते हैं, जब प्रिपरेशन चलती है तो वो साइन वेव की तरह चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो जब डाउन फेज आता है तो टीचर भी सपोर्ट करता है, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, राइट। तो लास्ट 75 डेज यार इनके पास बचे हैं, है ना। अब यार कोई ऐसी कोई टिप बता दो जो लास्ट 75 डेज इन्हें फॉलो करना है ना। अब चमत्कार तो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन लास्ट 75 डेज में किस तरीके से इनको प्रिपरेशन करनी है, मोटा मोटा कितने कैसे डिस्ट्रैक्शन को दूर रहना है। तो जैसे अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने वन शॉट वीडियोस देख के जल्दी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो गया उसके बाद आप पहले पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दो। जब आपने जैसे चैप्टर पढ़ा है आप उसका एक स्मॉल मॉक टेस्ट दे सकते हो। फिर जब आपका सारे चैप्टर हो जाए ऑलमोस्ट, और जैसे टाइम कम बचा है तो जो यू कैन सी द PYQ की ट्रेंड क्या है कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए तो आप उस चैप्टर को पहले उसके वन शॉट लेक्चर देखो और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम आपके पास कम पड़ा है। तो आपको ये करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात है, अपना रिवीजन आप स्टार्ट कर दो। द मोर टाइम यू रिवाइज उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एटलीस्ट वंस तो रिवाइज कर ही लेना। और बाकी मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट के लिए आई वुड से कि अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट दो। अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हो गया और आप कॉन्फिडेंट हो विद योर सिलेबस और आपका रिवीजन भी हो गया तो आई वुड से कि आप आज से ही एवरीडे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो और उसका एनालिसिस बिल्कुल मत भूलना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी डिस्ट्रैक्शन यार तुमको कैसे आ सकती है यार, जब मैं जब पढ़ता था और मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेता था तो मतलब मुझे खुद से ऐसे एंग्जाइटी लग जाती थी कि मैंने कैसे टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब जैसे मेरे पीरियड्स हैं वो इस टाइम पे पढ़ रहे होंगे और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो अगले एग्जाम में मुझसे अच्छे नंबर ले आएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो मतलब मुझे खुद ही एंग्जाइटी आ जाती थी कि मतलब जब भी मैं टाइम वेस्ट करता था तो आई गॉट एंग्शियस कि इसलिए वापस आई गॉट बैक ऑन ट्रैक। एंड अगेन मेन गोल तो था ही दिमाग में कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है एंड आई हैव टू गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट। ऐसे इनिशियली ये तो नहीं था कि एम्स दिल्ली मिलेगा, क्योंकि वो तो काफ़ी नहीं, मतलब इट इज़ लक बेस्ड एज वेल। वही आप अपने 3 घंटे अपनी जो पूरी 2 साल की मेहनत है आप उसको 3 घंटे में कैसे दिखा पा रहे हो। तो उस पर वो हाईली डिपेंड करता है। लेकिन टॉप 100 रैंक लाना आप इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर हार्ड वर्क। बट एम्स दिल्ली थोड़ा बहुत लक पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप हार्डवर्क अच्छे से करोगे तो यू कैन बीट योर लक एज वेल। डेफिनेटली। यार मैं तो यार लास्ट 60-75 डेज में यही बोलूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों की जो अपने होप है ना, उसे कभी भी मत छोड़ना। सिलेक्शन बेटा लास्ट में मेहनत करके भी होता है ना। बहुत सारे बच्चों का इंप्रूवमेंट देखा है कि यार जो लास्ट 75 डेज में मेहनत करते हैं और उनका डेफिनेटली खूब सारा इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। बाकी यार प्रज्ञान आते रहेंगे चैनल पर, है ना, और आप लोगों को हमेशा गाइड करते रहेंगे। कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी है तो यार उसे कमेंट करके बताओ। और बहुत मज़ा आया यार प्रज्ञान बात करके, है ना, बहुत अच्छा लगा। और कभी यार बुलाओ, एम्स दिल्ली बुलाओ यार। अरे श्योर सर, बिल्कुल आइए। इनको लेके आते हैं, इनको सिलेक्शन करवा के फिर ये इनको आपके जूनियर बनाते हैं। हाँ, साथ में मीटअप करेंगे, है ना। ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एवरीवन।